नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है, कौन होगा मुख्य विपक्षी दल। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की रणभेरियां बज चुकी हैं और महाभारत शुरू होना है। हालांकि ओरिजिनल महाभारत 18 दिन की ही हुई थी, लेकिन उसके लिए तैयारियां काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी। कौरव और पांडव अलग अलग तरीके से तैयारी कर रहे थे और कोई कृष्ण से सेना मांग रहा था तो कोई उनका साथ मांग रहा था। इसके अलावा दूसरे दूसरे राजाओं को भी आमंत्रित किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी किसी महाभारत से कम नहीं है और इसीलिए 16 महीने पहले ही यहाँ पर रणभेरियां चुनाव के लिए बच चुकी हैं। 60 महीने होते हैं सरकार के, जिसमें से 41 महीने अब तक समाप्त हो चुके हैं और मात्र 19 महीने बचे हैं चुनाव होने में, यानी सरकार बनने तक के। और इन 19 महीने में 5 से 6 महीने की बात तो आप ये समझ के कर दीजिए कि वो चुनाव के समय निकल जाएंगे। यानी कि कुल अब बचे हैं आपके पास में 12 से लेकर के 13 महीने, 1.5 साल का मोटा मोटा आंकड़ा हम पकड़ सकते हैं। 1.5 साल है सरकार के पास में, उसी में अपनी उसको पूरी क्षमता का प्रदर्शन करना है। लेकिन इस बीच विपक्ष ने भी अपना प्रदर्शन जोरदार तरीके से करना शुरू कर दिया है। कोई सदन में सरकार को घेर रहा है, तो कोई सड़क पर सरकार को घेर रहा है, तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो कोई ट्विटर पे और फेसबुक पे जंग लड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है, जो ये सारी जंग लड़ी जा रही है, अभी तक भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है। सवाल यह कि नंबर 2 पर कौन होगा मुख्य विपक्षी दल। अब तक अपनी खोई जमीन को वापस पाने के लिए कांग्रेस मशक्कत कर रही है। 30 साल से उसकी यहाँ जमीन सूखी पड़ी हुई है। उस सूखी जमीन को उर्वरा करने की प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार कोशिश कर रही हैं और उसमें थोड़ा बहुत कामयाब भी हुई हैं। उधर समाजवादी पार्टी को लगता है कि असली लड़ाई उन्हीं के साथ में है और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर के बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि उन्होंने जंग जीत ली है और असली हकदार उत्तर प्रदेश के वही होंगे। तो वहीं बसपा ने जो हमेशा से अपनी इंटरनल रणनीति बनाती है, उस रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। वो अभी ट्विटर पर लड़ाई लड़ रही है, वो अभी सदन और सड़क पर सामने नहीं आ रही है। लेकिन इस बीच एक और पार्टी जिसने भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खिलाई थी दिल्ली में, वो आम आदमी पार्टी, उसने उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और उत्तर प्रदेश में भी वो अपनी निगाहें गड़ाए हुए हैं। उनके सबसे खास सिपह सलार और सांसद संजय सिंह लगातार उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं और काफी हद तक उनको भी कामयाबी मिल रही। तो सवाल ये कि और छोटे दलों का क्या कहें, प्रसपा का क्या होगा, सुभाषपा का क्या होगा, ये भी क्या ये खेल बिगाड़ेंगे, चंद्रशेखर रावण का क्या होगा, ये छोटे दलों का क्या रुख होगा, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, जरा ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन होगा मुख्य विपक्षी दल। 2022 के सियासी रण की तैयारी, सपा बसपा कांग्रेस आपकी हुकारी, भाजपा की भी जवाब देने की तैयारी। 2022 के रण से पहले सियासी संग्राम, बड़ा सवाल 2022 में मुख्य विपक्षी कौन। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 भले ही अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासी विसात बिछाने में जुट गई है। क्या सपा, क्या कांग्रेस, क्या बसपा, क्या आप, सब अपने अपने तरीके से चुनावी रण की तैयारी में जुटे हुए हैं। यूपी विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो गया है। सदन में समाजवादी पार्टी हंगामा कर रही है, तो सदन के बाहर कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है और बसपा भी अंदर घाट करने में जुटी हुई है और आम आदमी पार्टी भी यूपी की गलियों में अपने पांव पसारने के लिए सियासी रणनीति चलने लगी है। हालांकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर घेर रही है, तो कांग्रेस पीछे नहीं है। कांग्रेस भी सवाल उठा रही है और बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। बसपा ने भी उत्तर प्रदेश की व्यवस्था पर सवाल दागे हैं और आम आदमी पार्टी को सीधे सीधे सरकार को आड़े हाथ ले लिया है।
योगी जी आपने टीम 11 बनाई, उस टीम 11 में एक डॉक्टर नहीं, एक एक्सपर्ट नहीं, एक महामारी के से कैसे लड़ना इसका जानकार नहीं। टीम 11 क्रिकेट खेलने के लिए बनाई है या कोरोना से लड़ने के लिए बनाई है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने देखा और मुझे देखकर दुख हुआ कि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी पर आप एक महत्वपूर्ण बैठक ले रहे थे योगी जी, आपका प्रमुख सचिव एसपी गोयल बैठ के वहां वीडियो गेम खेल रहा था। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन को लेकर आप कितना चिंतित हैं और क्या आपकी सरकार कर रही है। हालांकि 2022 के सियासी रण के लिए सरकार हर तरफ जनता के लिए काम करने में जुटी हुई है, और चाहे वो कोरोना काल में मदद की हो, वो बाढ़ के दौरान लोगों को मदद पहुंचाने की बात हो, सभी मुद्दों को लेकर पूरी तरीके से मदद कर रही है। लेकिन अपराध के मुद्दे पर लगातार उठ रहे सवालों पर जवाब भी दे रही है, लेकिन वो जवाब जनता के लिए नाकाफी सिद्ध हो रहे हैं। कांग्रेस लगातार किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है। कुल मिलाकर 2022 चुनाव से पहले सभी विपक्षी दल अपनी अपनी चालें चल रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर 2022 का मुख्य विपक्षी दल कौन होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो कौन होगा मुख्य विपक्षी दल, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या कांग्रेस बढ़त बनाएगी या समाजवादी पार्टी जो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है वो अपना स्थान गेन कर पाएगी, या बहुजन समाज पार्टी कोई नया करिश्मा कर पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से शशांक यादव जी जुड़े हुए हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका शशांक जी। दिल्ली से हमारे साथ में विजय खेरा साहब जुड़े हुए हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है विजय खेरा साहब। मोहित अहमद साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, मंत्री रह चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ सीपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, आपका भी बहुत स्वागत है सीपी सिंह साहब। रुक करेंगे विजय खेरा साहब का। विजय खेरा साहब, असली लड़ाई आपको किससे नजर आ रही है? चलिए, विजय खेरा तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम उनका दोबारा रुख करेंगे। मोहित अहमद साहब का रुख करेंगे। मोहित अहमद साहब, कौन होगा मुख्य विपक्षी दल? आप मुझे बताइए, इसमें सवाल पूछने की जरूरत क्या पड़ गई? राष्ट्रीय पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है और भाजपा है। आप बताइए, आपने नाम लिया सपा का, बसपा का, आम आदमी पार्टी का, रावण का लिया, ये लोग तो कहीं नहीं। सपा और बसपा भी एक प्रदेश में कहीं और है। जब एक प्रदेश के अलावा कहीं और नहीं है तो विपक्षी दल लामोहला कांग्रेस ही होगी। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और आज के प्रदेशों में उसकी सरकार है, और जहां नहीं है वहां से भाजपा से सीधे मुकाबले में है। भाजपा की सारी बेईमानी के बाद भी वो राजस्थान वगैरह में पिट गई। हर जगह वो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, विधायक खरीद रहे हैं। विधायक की मंडी लग गई है, मंडी पे तो रोक लग गई थी, बकरीद बनी नहीं, मगर इस विधायकों की मंडी पे कोई रोक नहीं लगी। तो वो करते हैं मगर कामयाब नहीं हुए। विपक्षी दल कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगी, राष्ट्रीय पार्टी है और वही भाजपा को मात दे सकती है, भाजपा को वही परास्त करेगी और सत्ता में आएगी। इसके अलावा और कोई पार्टी है नहीं मेरी समझ। ठीक है शशांक जी, ठीक है, तो रीजनल पार्टी है उत्तर प्रदेश के बाहर। आप तो रीजनल पार्टी हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं है नहीं, आपका तो कोई दावा ही नहीं है। असली हकदार तो मोहित अहमद साहब की कांग्रेस पार्टी है, नेशनल पार्टी है।
उत्तर प्रदेश में 4 बार हम सरकार बना चुके और कोई भी विपक्षी दल की भूमिका जनता तय करती है कि जनता के बीच में कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना जनता के मुद्दों के लिए संवेदनशील है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर कट है कि समाजवादी पार्टी ये मान के चलती है कि उत्तर प्रदेश की सरजमीन जहाँ जो हमारा कार्य क्षेत्र है, यहाँ पर किसान, नौजवान, मजदूर सब परेशान हाल हैं और हमने एक मॉडल, विकास का मॉडल करके दिखाया था उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ भी हुई थी। और उसी वजह से हम ये मान के चल रहे हैं, हमें नंबर 2, नंबर 3 की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि 2022 में माननीय अखिलेश जी फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। जी चलिए, अखिलेश जी फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। भाई मोहित अहमद साहब सुन लीजिए। विजय खेरा साहब, क्या आपको आवाज मिल रही है? आप किसको मानते हैं? अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप किसको मानते हैं कि कौन होगा मुख्य विपक्षी दल आपके सामने 2022 में? तब थोड़ा बहुत सीटें इनको मिल जाए, वरना इन्होंने जो अपनी दुर्दशा खुद ही कर ली है। मुद्दा इनके पास बचा नहीं है। विकास इतना कर दिया है, कभी ये भीड़ इकट्ठी कर नहीं सकते। आज तक कभी 3 साल हो गए, 1-2 लाख आदमी लेके आए, कभी लखनऊ में आए होते तो समझ में आता। अभी बैठे थे, उसमें बैठे भी थे अगर धरने पे तो 3 आदमी थे। इनके पास कुछ बचा थोड़ी ना, कुछ अगर थोड़े बहुत भी बचे होते तो कहीं सरवाइव करते, चुनाव लड़ते। आज मायावती जी प्रियंका जी को भी बोल रही थी कुछ, और फिर सापा को तो उन्होंने बोला ही है कि आप चलने दीजिएगा विधानसभा। उन दोनों का जो सापा के शासन में हो रहा था, क्या क्या हुआ है, आज मायावती जी ने उनकी बुराई की है। तो विपक्षों में ही अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि कोई मुद्दा है कि नहीं। ये मुद्दा ही नहीं पकड़ पा रहे। 3 पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में जो घूम रही, सापा, बसपा और कांग्रेस। तीनों पार्टियां इस परेशानी में है, कोई मुद्दा मिले तो है। एक आधा कभी कोई जहां भी क्राइम केस होता है उसको लेके बैठ जाते हैं। अभी एक फालतू का मुद्दा ब्राह्मणों का लेके बैठ गए, जिसका कुछ मतलब ऐसे मुद्दे उठाते जिनका कोई सिर पैर नहीं है। ये यही भूल गए कि अभी ही कुछ दिन पहले मुख्य सचिव ही ब्राह्मण थे। ये अभी ही भूल गए कि जिस विधायक ने शिकायत की, जिससे कि वो भी ब्राह्मण अतिरिक्त सचिव है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, वो भी ब्राह्मण है, डीजीपी ब्राह्मण। मतलब ये फालतू की बातें कर क्यों रहे? एक और नई बात उठाई इन्होंने अभी, साहब फिर आपको बता दे 1 मिनट और। अभी ये कह रहे थे कि अभी उन्होंने जो शिकायत की है और सारे के सारे ठाकुरों के नाम हैं जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे थे, सरकार कुछ नहीं कर रही। इनके समझ में ये बात आनी चाहिए कि आज के नहीं है, 15-15, 20-20 साल से इन पर मुकदमे चल रहे हैं। हाई कोर्ट से जमानत पर है तो जाके पकड़ ले सरकार। क्या सीधा क्या करे? जमानत पे आप छूटे हुए हैं, मुकदमे आप पे रजिस्टर्ड है, अदालत जा रहे हो। अब अगर क्राइम करते हैं योगी राज में तो फट से होता है। विकास ने अब क्राइम किया तो फट से गया भीतर। एक और विधायक जी ने किया पीछे क्राइम, फट से हुआ इनकाउंटर, फट से पकड़े जा रहे हैं। तो अब अगर वो करते उनमें से 36, 20, 22 जो भी इनने नाम दिए, एक भी करेगा तो अगर तब एक्शन नहीं हो तब बता दो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी का हो। योगी राज में तो हो ही नहीं रहा। तो आप जबरदस्ती वो मुद्दा ले रहे तो आप खुद ही पिट गए। 20 साल से जो चीजें चल रही हमने थोड़ी करी, वो तो जमानत पे घूम रहे हैं लोग। अब ये चाहते हैं उन्हें पकड़ लें, जाके कैसे पकड़ लेंगे? और जिन ब्राह्मण मतलब ठीक है खेरा साहब, मतलब आप कह रहे हैं कि आपके सामने कोई नहीं है, चारों लोग मिल जाए तब थोड़ी बहुत इज्जत बच सकती है इनकी। ठीक है, ठीक सीपी सिंह साहब, ठीक है सीपी सिंह साहब, आपने सारी राजनीतिक पार्टियों को सुना, आपको क्या लगता है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? कौन हो सकता है मुख्य विपक्षी दल? स्तर पर देखें तो वहां पर तो 2 ही पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। लेकिन 2022 की जहां तक बात आप कर रहे हैं, वहां पर जहां तक हमारी समझ में आ रहा है, और मैं छात्रों के बीच भी रहता हूं और लोगों से भी मिलता हूं, समाजवादी पार्टी नंबर 2 पर जो है विपक्ष में आ सकती है। क्योंकि जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर रही है विपक्ष में इस समय, आंदोलन या जो कुछ भी वही कर रही है। हालांकि मायावती जी के भी वोटर जो है बिल्कुल सॉलिड है, लेकिन वो मेरा ख्याल है तीसरे नंबर पर ही पहुंच सकते हैं। मुख्य विपक्षी दल जो है पहुंचेगी तो समाजवादी पार्टी, मेरा अपना विचार है। ठीक है, मतलब आपने बिल्कुल साफ, अच्छी बात है, एकदम साफ तरीके से कह दिया, बिना किसी लाग लपेट के, साफ गोई से, कि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी होगी
और तीसरे नंबर पर बसपा हो सकती है। तो आपके हिसाब से कांग्रेस चौथे नंबर पर होगी फिर? बिल्कुल ठीक है मोहित अहमद साहब। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मोहित अहमद साहब, आप तो कह रहे थे कि आप ही नेशनल पार्टी हैं और ये सब आ रहा हूँ खेरा साहब, आपके पास आऊँगा। बाकी के ये रीजनल सारी पार्टियां ये कहाँ टिक पाएंगी, लेकिन जो हमारे सीपी सिंह साहब हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो कह रहे हैं कि दूसरे नंबर पर तो समाजवादी पार्टी ही रहेगी। जहां तक मुद्दे की बात है, मुद्दा तो बहुत है और मुद्दा तो देश में हर बात पर मुद्दा है। देश को बेच रहे हैं। नहीं, मोहित अहमद साहब, मोहित अहमद साहब, बात यहाँ पर मुद्दे की नहीं है। सीपी सिंह साहब ने साफ कर दिया है मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी होगी। आप तो कह रहे थे कि आप राष्ट्रीय पार्टी हैं तो सबसे ज्यादा आप ही आगे होंगे। एमएलए के बढ़त से ना विपक्षी दल नहीं तय होता। विपक्षी दल तो उसको कहते हैं जो सीधे सीधे सत्ता में आज इस वक्त भाजपा है और मात देने की हैसियत और ताकत अगर जिसके अंदर है वो है कांग्रेस पार्टी। इसलिए विपक्षी दल तो कांग्रेस पार्टी मानी ही जाएगी। और आप थोड़ा सुन भी लीजिए। ये एक तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं कि ये बसपा बहुजन समाज पार्टी वो नेशनल पार्टी है आप ही की तरह। ये अलग बात है कि आपकी जड़ें ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन ऑन पेपर बसपा भी राष्ट्रीय पार्टी है। समाजवादी पार्टी भी मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जगह 2-2, 3-3, 1-1 विधायक ले ही आती है। बसपा तो है ना, मगर बसपा तो है ना, जो कुछ जनाधार बसपा है ना मोहित साहब, और यूपी में सपा का भी जनाधार है। तो एक प्रदेश से भाजपा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। एक प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ही सपा भी है, उत्तर प्रदेश में बसपा भी है और उत्तर प्रदेश में और भी छोटी छोटी रीजनल पार्टीज हैं। तो उससे एक प्रदेश से भाजपा का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। भाई हम बात अभी भाजपा की कर ही नहीं रहे सर। हम बात अभी भाजपा की कर ही नहीं रहे सर। हम बात कर रहे कांग्रेस कहाँ पर ठहर रही है। 30 साल से सूखा पड़ा हुआ है। तो देखा जाता है। मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूँ मोहित साहब। मैं 2022 के चुनाव की बात कर रहा हूँ, मैं 2024 की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मुद्दे आएंगे और जनता देखेगी कि महंगाई कहाँ चली गई, जनता देखेगी कि कोविड पे कितनी लंबी मार हो गई और सारा ड्रामा हो रहा है। कोई पॉजिटिव पाया जाया जाता है तो 100 फोन आता है कोविड के कंट्रोल रूम से और मरीज के लिए एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचती है। तो सारा ये टेलीफोन का ड्रामा है। मोहित साहब, मतलब आपका कहने का तात्पर्य यह है कि जनता जब परेशान होगी तो वो आपकी झोली में आकर गिरेगी, यही कहना चाह रहे हैं आप? मगर वो एक सुंघाए हुए हैं हिंदू मुस्लिम का मामला। आखिर सारा एयरपोर्ट बेच दे रहे हैं, रेलवे बेच दे रहे हैं, हवाई जहाज बेच दे रहे हैं, बैंक को बेच दे रहे हैं, बैंक को खत्म कर दे रहे हैं। सारी चीजें ये बेच के खा रहे हैं। तो अब जनता इसको किसी दिन तो रियलाइज करेगी और जिस दिन रियलाइज करेगी भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनता मान लीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी जाए, मैं 1 मिनट मान भी लूं, लेकिन तब क्यों, क्या जरूरत है वो आप ही के पास जाएगी? 30 साल से तो आपके पास गई नहीं, कभी सपा के पास जाती है, कभी बसपा के पास जाती है। प्रॉब्लम बनी हुई है। भाजपा भी चाहती है, भाजपा भी चाहती है, मतलब जब तक आप नहीं आ जाएंगे समस्या बनी रहेगी देश की। सपा आ जाए, बसपा आ जाए, मगर कांग्रेस ना आने पावे तो उसे मेन खतरा जो है भाजपा को वो सिर्फ कांग्रेस से है और किसी पार्टी से नहीं है। ये और इनको तो छुटभइये पार्टी है, इनको जब चाहेंगे तब खत्म कर लेंगे। ये इस तरह से भाजपा की नीयत है और इन मुद्दों को देखने की जरूरत है। जहां तक क्रिमिनल की बात है, अगर क्रिमिनल के साथ कार्रवाई हो पारदर्शिता के साथ तो कोई आरोप नहीं लगेगा। ठीक है मोहित साहब, बने रहिए हमारे साथ, आएंगे। ठीक है विजय खेरा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
अभी जो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सापा आएगी, तो मैं उनको थोड़ा सा अपने अपने हिसाब से बताना चाहता हूं कि स्थितियां जो हैं उत्तर प्रदेश की स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रही हैं। सापा की वो दुर्दशा हुई कि एकदम से बिल्कुल मेजोरिटी से लेके एकदम नीचे आई एक बात। फिर लोकसभा के जब चुनाव आए तो सापा तरस गई, वो भी अपने परिवार की जहां जहां उनकी जाति के वोट थे 5 सीटें ले पाए, जबकि बासपा ने 10 सीटें ले ली लोकसभा में। उनको अपनी आंखें खोलना चाहिए सपा वगैरह को, उन्हें समझना चाहिए बासपा निश्चित रूप से सापा पर भारी पड़ेगी, पड़ रही है। ये मैं आज आपको लिख के दे सकता हूँ, मेरी बात विजय खेरा साहब, याद आपका रखिए। विश्वास, विजय खेरा साहब, अति विश्वास, आपका विश्वास, अति विश्वास बहुत अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक हो जाता है। दिल्ली में आपने चुनाव परिणाम देखे थे, हर मुमकिन कोशिश की थी आपने, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। 3 विधायक आए थे आपके। कि सापा से बासपा भारी है, अभी सिर्फ इतनी सी बात मैं कह रहा हूँ, आगे आगे परिप्रेक्ष्य में। दूसरा, आप अभी ये कांग्रेस में जो बोल रहे थे 10% सीट रिकॉग्नाइज अपोजिशन के लिए 2 लोकसभा चुनाव में लगातार नहीं पा पाए। पिछले चुनाव में ये दुर्दशा हुई कांग्रेस की केंद्र में, और दूसरे चुनाव में भी ये हालत हुई, राहुल गांधी ने पूरी ताकत लगा ली सबने, तब भी ये मोदी के समय में नहीं पा पाए। अब ये बोल रहे हैं कि बेच रहे हैं। अरे भाई, बेच रहे नहीं है हम, वो चरागाह बंद कर रहे हैं जो राजनेताओं और आईएएस अफसर और तो क्या ब्यूरोक्रेट लगता है खेरा साहब, आपके अलावा कोई उत्तर प्रदेश में है नहीं? खेरा साहब, आपके अलावा कोई उत्तर प्रदेश में है नहीं? अभी भी कोई नहीं है, कल भी कोई नहीं होगा, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। दिल्ली की बात करें तो जरा दिल्ली का भी दिल्ली की बात करें तो जरा दिल्ली का भी बता दीजिए, कितने साल से सूखा पड़ा है आपका? सूखा पड़ा है आपका? दिल्ली में कितने साल से सूखा पड़ा है आपका? जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। जी जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। मैं हम कभी नहीं जीत सकते, ऐसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है हिंदुस्तान के अंदर, मुश्किल होगा। जहां जहां देखिए, हम दिल्ली बता रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी की नहीं, कई कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं, पूरे राज्य की बात कर रहा हूं सर मैं। और सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। जब से मोदी जी चुनाव जीते हैं 2014 में, 10 राज्यों में आप चुनाव हार चुके हैं। मुझे समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं जिस तरह से कई पूरे हिंदुस्तान में कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहां पोलराइजेशन होता ही है। जैसे राहुल गांधी यहाँ से भाग के अमेठी से क्यों वायनाड गए? सिर्फ मुस्लिम वोट्स की खातिर गए, और तो उनका कोई कारण ही नहीं था वायनाड जाने का, गए वहां पर। इसी तरीके से दिल्ली के अंदर कुछ ऐसा वोट है मुस्लिम्स का कि वो डिसिसिव वोट बन जाता है, और डिसिसिव वोट जब भी वो बन रहा वो सारा आप में जा रहा, इसीलिए कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पा रही है। अगर कांग्रेस को सीटें मिलती, मुस्लिम वोट बढ़ता, तो स्थिति और होती। अभी इस समय प्योर शुद्ध रूप से जाति गणित के ऊपर चुनाव हो गए हैं, वो उस कारण से ये मुश्किल आई। फिर भी भाजपा ने अपनी स्थिति बाई वोट में बहुत इंप्रूव की, और एक भी सीट नहीं थी तो सीटें भी जीत के दिखाई हैं। तो भाजपा उस हिसाब, नगर निगम में भाजपा जीती है चारों जगह। तो आप ये नहीं कह सकते दिल्ली में तो हम है ही संगठन में। जी जी, नहीं वो ठीक है, बहुत जगह आप चुनाव जीत रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत जगह चुनाव हार भी रहे हैं, इस बात में भी कोई शक नहीं है। अभी जल्दी में जो विधानसभा का चुनाव हुआ दिल्ली में, जी आ रहा हूं, नहीं कमलेश करके भी नहीं जीत पाए। कांग्रेस को भैया सारा ठीक है, नहीं किया होता तो आज देश की तस्वीर देश की कुछ और होती। आज ये जो करा है सांप्रदायिकवादी कांग्रेस ने डिवीजन जो चालू किया है, हमने आपको उदाहरण दिया, राहुल गांधी क्यों लड़ने गए? दम थी तो कहीं से लड़ते, क्यों मुस्लिम क्षेत्र में गए? इसका जवाब है आपके पास? नहीं होगा। ठीक है, वक्त एक ब्रेक का चला है, ब्रेक लेंगे। बने रहिए हमारे साथ, खेरा साहब आप भी बने रहिए, मोहित साहब आप भी बने रहिए। इसके बाद जब ब्रेक के बाद आएंगे तो शशांक जी का रुख करेंगे, सीपी सिंह साहब भी हैं उनका भी रुख करेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाएंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि बड़ा दिलचस्प होगा यहाँ का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2007 से पहले लगातार अल्पमत की सरकारें बन रही थी, गठबंधन की सरकारें बन रही थी। 2007 के बाद में उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत ही दिलचस्प तरीके से जिस भी पार्टी को वोट दिया, भरपूर प्यार दिया। 2007 में मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, बहुमत की सरकार बनाई। 2012 में अखिलेश को, और 2017 में भाजपा की बहुमत की सरकार बनाई। क्या इस बार भी
प्रदेश की जनता बहुमत की सरकार बनाएगी या लंगड़ी सरकार बनाएगी, इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संवेदना, सेवा और सहायता का भाव जन जन के प्रति माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का समर्पण दर्शाता है। गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से रिकॉर्ड आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। दुर्घटना, अग्निकांड सहित अन्य प्रभावित जरूरतमंदों को भी बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता मिली है। कैंसर की बीमारी किसी को न हो, इससे हम लोग बहुत डर लगता है। नाम सुनने पे ही डर लगने लगता है कि कहाँ से इलाज होगा, कहाँ से इतना पैसा है। लेकिन हम लोगों को योगी जी ने बहुत सहारा दिया, बहुत मदद दिया। हम लोग का दवा इलाज गरीबों का हो रहा है। कोविड-19 के दौरान मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष कोविड केयर फंड की स्थापना की गई। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया गया। महामारी की रोकथाम हेतु प्राथमिकता पर चिकित्सा उपकरण खरीदे गए। कठिन परिस्थितियों में विवेकाधीन कोष से हुई मदद ने उम्मीद जगाई है। जन जन को मिला सरकार का साथ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सारे खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और हम शशांक जी का रुख करें। शशांक जी, विजय खेरा साहब कह रहे हैं अब 12 हार गए, 17 हार गए, 19 हार गए, परिवार में बंटवारा हो गया, कैसे जीतेंगे चुनाव? नहीं, थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, 12 में तो सरकार ही बनाई थी नहीं, हमने। 17 और 19 हार 17 और 19 हम हार जी। मैं देखिए, कोई भी किसी भी विपक्षी दल की या जो विकल्प जनता उस आधार पर चुनती है कि उसके पास पीछे के उदाहरण क्या है, और दूसरी चीज जो वर्तमान शासन है वो किस रूप में चल रहा है। जहां तक उत्तर प्रदेश की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं बहुत छोटी छोटी बातें रखूंगा, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं। जी जी। एम्बुलेंस जो अखिलेश जी की एक पहचान बनी थी कि समाजवादी एम्बुलेंस, जिसका नाम इन्होंने बदल दिया था, आज आपके पास इतना बड़ा शशांक जी, हम लोगों ने इस पर बहुत चर्चा किया। आप ये बता दीजिए कि आपके जो समक्ष विपक्षी दल है, कांग्रेस से कैसे मुकाबला करेंगे आप? मैं वही चीज कह रहा हूँ। मैं जो चर्चा हुई मैं उससे हट के बात कर रहा हूँ। जी जी। कि जो एम्बुलेंसेज हैं आधे से ज्यादा ठप पड़ी हुई है। आज की तारीख में एफआईआर लिखी नहीं जा रही है, अदालतों में 156(3) की बाढ़ आई हुई है। तीसरी चीज, आप चले जाइए पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों पर, चूंकि थानों पर सुनवाई नहीं हो रही है, सैकड़ों की भीड़ आपको किसी भी जनपद मुख्यालय में चले। ये तो आप ये वो मुद्दे कमियां गिना रहे हैं। और कांग्रेस नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि तुलना करेगी ना जनता जी। हमने एक्सप्रेसवे 22 महीने में बना के दे दिया, इन्होंने 4 एक्सप्रेसवे की घोषणा करी, और चारों एक्सप्रेसवे में मैं फिर चुनौती के साथ यहाँ पे आपके चैनल पे कह रहा हूं कि 2022 तक कोई भी एक्सप्रेसवे पूर्ण होने नहीं 2021 नवंबर में डेडलाइन है उसकी भाई। नहीं होगा, मैं उसके बावजूद भी कह रहा हूं, इनकी डेडलाइन की घोषणा के बावजूद मैं कह रहा हूं कि पूर्ण नहीं होने जा रहा है, और वो तो आमने सामने आई जाएगी चीज जो है। जी जी। इसी तरीके से जो हमने पुलिस के जो ये डायल 100 हमने शुरू किया था, उसको इन्होंने इनइफेक्टिव किया है।
ये सारी चीजें ऐसे। और सबसे बड़ी छोटी सी एक आखिरी आप बात, ये मैं बता दीजिए- एक लास्ट जी, बात कह दूं जी, मैं। जी। गन्ने का दाम जब हमने सरकार 2017 में छोड़ी थी तब 325 रुपए का रेट था। उस समय शक्कर 22 रुपए किलो थी। आज की तारीख में 3 साल हो गए सरकार के, उसके बावजूद गन्ना वहीं का वहीं अटका हुआ है और शक्कर के दाम पहुंच गए 3600 रुपए। 1,03,000 करोड़ का भुगतान किया बात दावा है। भुगतान की नहीं है, बात है कि किसान की जेब में किया जा रहा है। जब गन्ने का दाम 3 साल से नहीं बढ़ा, डीजल के दाम बढ़ चुके 10 से 15 रुपए, डीजल के दाम प्रधानमंत्री जी बढ़ ने गए, अभी 10 रुपया बढ़ाया है। यूरिया 10 रुपए, वही तो मैं कहलवाना चाह रहा था कि 10 रुपए 3 साल में। अगर नॉर्मल रूप में चलता तो आज 400 रुपए का रेट होता। इन सारी चीजों को उत्तर प्रदेश की जनता देख रही ठीक है, आपने अपनी मन की भड़ास निकाल लिया सरकार के खिलाफ। अब ये बता दीजिए बसपा से और कांग्रेस से कैसे निपटेंगे? क्या कोई तालमेल होगा? क्या सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? तालमेल एक राजनीतिक आवश्यकता होती है जिसका निर्णय उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों में होता है। जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सपा खुद चुनाव लड़ेगी, एडजस्टमेंट हो सकते हैं लेकिन गठबंधन नहीं होगा। जो अभी तक की जो पार्टी की लाइन है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी फैसला है, जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से मंच के माध्यम से कहा, हम अपने संगठन की क्षमता पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता के आक्रोश पर, और तीसरी चीज कांग्रेस की ही नीतियों को भारतीय जनता पार्टी आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ा रही है लगातार, चाहे वो बैंकिंग के, चाहे निजीकरण के मुद्दे हों। और रह गई बात बसपा की, तो आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी के जितने भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो कई बार लोग ये बोल देते हैं कि यार भाजपा की बी टीम बोल रही है। और जैसा अभी खेरा साहब के भी उससे लग रहा है कहीं ना कहीं मोहब्बत कुछ ज्यादा हो रही है। उन्होंने बोला कि नहीं साहब वो जो है, लेकिन खेरा साहब तो कह रहे हैं कि आप तो 1 लाख रुपए की 1 लाख की भीड़ भी नहीं जुटा पाते हैं। 1 लाख की भीड़ आप, हमारे पास 73 FIR कर चुके हैं अब तक खेड़ा साहब। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लॉकडाउन में जो हमने बांटने की कोशिश करी है, सोशल डिस्टेंसिंग सारी नियम हम लोग के लिए हैं। आपके यहाँ जो विधायक निकल रहे हैं, पूरी गाड़ियों की फ्लीट निकल रही है, कार्यालयों के उद्घाटन हो रहे हैं, और हम लोग के ऊपर राहत बांटने पर 73 FIR उत्तर प्रदेश में अब तक हो चुकी है। कल ही हमारे एक कार्यकर्ता ने खाली इतना लग दिया था ट्विटर के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी का शासन जंगल राज है। मात्र इस शब्द पे, जो कि प्रेस भी लिखती है, मीडिया भी लिखती है, केवल इन 3 शब्दों को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हमारे यहाँ मधुर सिंह कार्यकर्ता है, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई, जो कि कानून की किसी धारा में नहीं आ रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप पूरी ताकत लगाए हुए हैं, लेकिन हम भी पूरी संघर्ष करने में कहीं पीछे नहीं। ठीक है, सीपी सिंह साहब, आपने दोबारा से सारी राजनीतिक पार्टियों को सुन लिया है और विजय खेरा साहब आपको कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे अब आप? है कि जो 17 में चुनाव हुआ था जी, उसमें अखिलेश जी का जो गठबंधन हुआ बीएसपी से, उसमें अखिलेश जी का सपा का नुकसान हुआ। सपा का वोटर तो कुछ बीएसपी में गया, लेकिन बीएसपी का वोटर, चाहे वो गेस्ट हाउस कांड न भूल पाया हो, जो भी रीजन रहा हो, वो जो है सपा में नहीं गया, इसलिए जो है सपा का नुकसान हुआ। तो सपा नंबर 2 पे तो हमें दिखती है। हालांकि ये बात सही है कि उसका सपा बीएसपी का वोटर सॉलिड है, वो कहीं किसी भी स्थिति में कहीं जाता नहीं है। 2-4% वो बीजेपी में जरूर गया है, लेकिन जो है उसका वोट अभी भी सॉलिड है। कांग्रेस और जो है, यदि जो है बीएसपी कहीं एक मिले तो हो सकता है कुछ मुस्लिम वोटर्स जो मिल करके जो है नंबर 2 पर पहुंच जाए, अदरवाइज जो है बीएसपी नंबर 2 पर नहीं पहुंचेगी। सीपी सिंह साहब, मैं कुछ चीजें आपसे समझना चाह रहा हूं। समझना मुझे आपसे ये है कि कैसे समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, मुस्लिम और यादव का जो कॉम्बिनेशन था वो इतना डेडली कॉम्बिनेशन था कि 90 सीटों से कम तो कभी आ ही नहीं सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो अब वर्तमान की राजनीति की है उसकी वजह से वो 47 पर सिमट गए थे। इसका है, ऐसा नहीं है। मुस्लिम वोटर्स तो ये देखता है, जब जिधर जो है बीएसपी जो है, बीजेपी जो है को हराने के लिए वो देखता है कि किधर जाए, उधर जाता है, वो बीजेपी के अगेंस्ट जाता है। और 2-4% मुस्लिम वोटर्स भी जो है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में नहीं है, कुछ परसेंटेज जो है बीजेपी में भी है, 100% सब उधर ही नहीं है। तो मेरा इसी आधार पर मानना है कि जो है नंबर 2 पर जो है सपा रहेगी। नहीं, आप नंबर 2 पर जो है सपा रहेगी। नहीं, आप ये जो बता रहे हैं कि नंबर 2 पर समाजवादी पार्टी रहेगी, क्या आप हमें थोड़ा और क्लैरिफाई कर सकते हैं क्यों रहेगी? नहीं, उसका
काम करने वाले लोग भी हैं, कुछ मुद्दे भी उठाते रहते हैं, फिर कोई जो है आंदोलन भी करते रहते हैं। तो ये लगता है कि समाज में अभी भी जो है जीवित है। अखिलेश सरकार ने ऐसा नहीं कुछ बिल्कुल काम नहीं किया था। वैसे तो हर सरकार काम करती है, जितनी भी जो कोई भी सरकार हो काम करती है, ऐसा नहीं मायावती ने नहीं किया या इन्होंने नहीं किया, लेकिन कुछ अखिलेश के भी काम ठीक ठाक थे, कुछ लोगों को जानकारी है, सब ऐसी बात नहीं। कुछ विकास वाले काम उन्होंने भी किए थे। तो अभी भी कुछ छवि तो है ही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। हाँ, ये अलग की बात है कि बीजेपी के पास राष्ट्रीय मुद्दे बहुत से हैं। 370 जो है कश्मीर में जो हटाया है वो कोई दूसरी सरकार कर ही नहीं सकती थी। जो है मंदिर मुद्दा सॉल्व हो गया है। ऐसे कई बहुत से मुद्दे हैं जो केवल बीजेपी ही कर सकती थी, इसीलिए जो है वो नंबर 1 पर राष्ट्र स्तर पर भी बनी हुई है और यहाँ भी बनी हुई है। ऐसा नहीं कि योगी सरकार से चाहे इतने अच्छी कर रही हो, कोई भी सरकार जितनी चाहे इतना अच्छा करे, लेकिन हर आदमी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकती है। क्या कोई काम नहीं किया? ठीक है सिंह साहब, जी ठीक है सिंह साहब, एक चीज और आपसे समझेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के पास में इतने राष्ट्रीय मुद्दे हैं कि वो लोकल मुद्दे भी बन जाते हैं। 5 अगस्त को 370 हटाया, 5 अगस्त को मंदिर बनवाया, अब 2021 में 5 अगस्त को कॉमन सिविल कोड आ जाएगा, और उसके अलावा और तमाम चीजें हैं जो आनी अभी बाकी हैं। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा? वो अनविंसेबल है, वो मतलब अजय है, उनको कोई जीत नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की जो है विदेश में भी जो है हमारा डंका बज रहा है, ऐसा नहीं है। और ये जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, जो समस्याएं थी, हमने तो उस पर कश्मीर उस पर जो है काम भी किया था। हमने सजेस्ट भी किया था कि ये आर्टिकल जो है समाप्त किया जाना चाहिए, और लग नहीं रहा था कभी भी समाप्त हुआ होगा, लेकिन ऐसा समाप्त हुआ है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। नहीं, तो मैं फिर से आपसे कहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी अभी भी इनविंसिबल है, अजय है? नहीं तो दिल्ली कैसे हार गई? क्योंकि दिल्ली में भी बहुत कुछ राष्ट्रीय मुद्दे उठाए गए थे। आधार पर जो है वोटर जो है उतना मिल पाया है। चलिए खेरा साहब, आपके लिए एक अच्छी खबर है। सीपी सिंह साहब ये तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी इनविंसिबल है, अजय है, उसको कोई जीत नहीं सकता। अब जो सिंह साहब कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक बात ही है। जी, आप सिंह साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब समाजवादी पार्टी को जिता रहे थे तो गलत कह रहे थे। जब समाजवादी पार्टी को जिता रहे थे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हम तो तर्क के आधार पे बात कर रहे हैं ना, कौन किसको जिता रहा का सवाल नहीं है, तर्क के आधार पे बात कर रहे हैं। हमने आपको प्रमाण दिया था कि पीछे क्या हाल है। अब जैसे पहले कायदे से तो मुझे एक बात के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बधाई देनी चाहिए कि उनकी इतनी हिम्मत है कि वो अपराध की बात कर रहे हैं। यानी एक आपराधिक पार्टी ये अपराध की बात कर रही है कि अपराध बढ़ गए, कमाल की बात है। अखिलेश यादव आपराधिक की पार्टी में नहीं है सर, नहीं आपराधिक की पार्टी में नहीं है सर, जरा ये बता दीजिए। 37% सांसद 37% सांसद दोषी हैं, दागी हैं। कि आपराधिक सरकार है, अपराधियों के लिए अपराधियों द्वारा बनाई गई सरकार है। बताइए भाई, पूरा उत्तर प्रदेश तो जानता है। डेमोक्रेसी का मायने बदल दिया खेरा साहब ने। बताइए भाई, शशांक का मायने बदल दिया खेरा साहब ने। दूसरी बताइए बात शशांक ने, देखिए शशांक जी पहली अपराधियों के लिए, देखिए शशांक जी खेरा साहब ने साफ कर दिया, जैसे सब वो बनती है जनतांत्रिक जनता यहाँ पर अपराध के लिए, अपराधियों के लिए और अपराधियों से बनी समाजवादी पार्टी। अब खेरा साहब वरिष्ठ है और जो उन शब्दों का उन्होंने आपराधिक पार्टी का करके जो नाम ले लिया है, मेरे ख्याल में या तो उन्होंने अपनी पार्टी के एडीआर की रिपोर्ट नहीं देखी है। सबसे ज्यादा अपराधी अगर प्रतिनिधि हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। एडीआर की रिपोर्ट आप देख लें, जो कि चुनाव आयोग में जो शपथ पत्र आपके यहाँ दिए गए हैं, हमारे यहाँ के तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के यहाँ एक लंबी फेहरिस्त है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, लंबी चौड़ी एक फेहरिस्त उनकी मुकदमों की है। तो इस चीज को मैं बहुत एक अच्छे शब्दों में नहीं ले रहा हूं कि आपने आपराधिक पार्टी कहा, लेकिन आप अपनी तरफ भी तो देखिए। बिकरू कांड होता है, आपके विधायक को थाने के अंदर जो है एक दरोगा पीटता है, थानेदार आपका विधायक वहां पे बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि मेरी थानेदार ने पिटाई करी है। आपके गोरखपुर, कानपुर, लखीमपुर 14 से 16 अगस्त के बीच में 3 दिन के अंदर
बेचारी लड़कियों के साथ गैंग रेप और हत्या होती है। अपराधों को देखने का एक नजरिया होता है कि आप किस रूप में देख रहे हो। मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से आपसे कहा कि 156(3) कोर्ट के जरिए एफआईआर लिखाने की एक इतनी लंबी बाढ़ आई हुई है कि अगर आप खाली आंकड़े देख लें। जी, ये बात हो गई, लेकिन अब ये बता दीजिए सिंह साहब, ये सीपी सिंह साहब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास में तमाम राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कैसे करेंगे मुकाबला? 370, राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड, 3 तलाक। करेक्ट जी। मेरा आज भी ये मानना है कि रोटी, कपड़ा और मकान ही मूल मुद्दे होते हैं। ये अच्छी बात। धारा 370 और राम मंदिर का प्रकरण और विदेश नीति, इससे गरीब और भूखे का पेट नहीं भर रहा है। 8 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर खुद जो लाखों प्रवासी आए हैं उनका कोई विकल्प निकल के नहीं आ रहा है। किसान के दाम नहीं मिल पा रहे हैं, गन्ने के दाम नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये सारी वो चीजें हैं। छात्रों की फीस पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई राहत दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर छात्रों की फीस माफी का मुद्दा पूरे प्रदेश में चल रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार ने उस पर कोई राहत, कहा कि हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है। छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों ने फीस माफ करी है। विदेशों में तो छात्रों को जो कोरोना लॉकडाउन के दरमियान उनको जो है सब्सिडी भी दी गई है। ये वो सारे मुद्दे हैं जिस मुद्दों को लेकर आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर साख अपनी खो रही है। प्रचार प्रसार के दम पे आप जब तक चल रहे हैं, आज चलते रहिए, हमें अपनी मेहनत पे भरोसा है। ठीक है सीपी सिंह साहब, राष्ट्रीय मुद्दे या क्षेत्रीय मुद्दे, कौन से मुद्दे हावी रहेंगे? शशांक जी कह रहे हैं गरीबी, बेरोजगारी, तमाम चीजें हैं, उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहते हैं। ये जो बता रहे हैं समाजवादी जी की पार्टी, हम उससे बिल्कुल असहमत नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन वोट डालने के टाइम तक ये सारे मुद्दे धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि पार्टी कोई भी, हम ये नहीं मानते हैं कि कोई पार्टी काम नहीं करती। जिसकी भी सरकार आती है 19-20 काम सभी करती है। और अपराधीकरण की जहां तक बात है, हर पार्टी में कुछ न कुछ जो है अपराधी हैं। जो हमारी 80 के बाद ऐसी राजनीति हो गई है कि कोई ईमानदार आदमी चुनाव ही नहीं लड़ सकता है, वो जीत ही नहीं सकता है। गरीब भी नहीं लड़ सकता है। हाँ, अमीर आदमी चुनाव लड़ता है। अमीर आदमी चुनाव लड़ सकता है। इतना इसीलिए भ्रष्टाचार, जब से निधियां आ गई हैं, चाहे प्रधान के वहां हो, चाहे जो है विधायक की हो, सब जो है इन कारण इतना करप्शन बढ़ गया है कि कुछ कहना हाल नहीं है। तो इसलिए जो है ऐसा कुछ नहीं है कि वोट डालने के टाइम पर लोग भूल जाते हैं। और यदि वोट डालने के टाइम पर यदि विकास की बात रही होती तो जब अटल जी दोबारा जो है चुनाव दोबारा जो है हारे थे, ऐसा नहीं उसने विकास नहीं किया था। जो सड़कें जो है उन्हीं की पीरियड की शुरुआत थी, जब पब्लिक ने कहीं कुछ नहीं देखा था कि जो है। सर एक जल्दी से, ठीक है सर, एक जल्दी से एक चीज और हमें समझा दीजिए कि कांग्रेस जिस तरह से अब सॉफ्ट हिंदुत्व का रूप अपना रही है, तो क्या जिस तरह से गुजरात में फायदा मिला था, कर्नाटक में फायदा मिला था, मध्य प्रदेश में फायदा मिला था, उत्तर प्रदेश में भी क्या कांग्रेस को फायदा मिलेगा? कांग्रेस की खोई जमीन वापस थोड़ी बहुत मिलेगी? जो है मिलेगा, क्योंकि वो जो है मुद्दा जो है सदैव जो है भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहा है। चाहे वो कुछ भी कहिए, उसको पब्लिक यही मानती है कि जो कुछ भी है वो मतलब वो आप जानते हैं कि वो चैंपियन है। भारतीय जनता पार्टी जिस चीज की चैंपियन है, भारतीय जनता पार्टी जिस चीज की चैंपियन है उसमें वो कांग्रेस बैटिंग नहीं कर पाएगी। मोहित अहमद साहब, आप बेकार में उस पिच पर खेल रहे हैं। वो उस पिच पर तो आपको हारना ही हारना है। बहुत स्विंग करती है बॉल, यहाँ पर समझ में नहीं आएगा गेंद किधर निकल गई। बड़े राष्ट्रीय मुद्दे हैं भाजपा पार्टी के पास। इस देश की सीमा को सुरक्षित कर दिया है। सारे चीन घुसा हुआ है, चीन के नाम लेने की हिम्मत नहीं है। आर्थिक नीति इनकी चौपट हो चुकी है। देश के ज्यादातर चीजों को बेच रहे हैं। अब इन्होंने मंदिर मुद्दा, अरे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उसका सबने स्वागत किया, मगर उसको अपनी तरफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम वाले में 5 अगस्त में का जो है धारा 370 ये लाए। ये इन सब चीजों से देश की जनता भूख चुकी है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देश की जनता को सोचना पड़ेगा। आपका की सीमाएं लुट रही हैं, आपकी सीमाओं पे
रोजाना नेपाल तक आपका कब्जा किए हुए है। चाइना तो इतना कब्जा किए है कि आप इतना डर गए हैं चाइना से कि नाम नहीं ले रहे हैं कि चाइना ने कब्जा किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब चाइना ने कब्जा किया था तो यही मोदी जी ने शर्म करके भाषण दिया था, और अब राहुल जी कह रहे हैं तो राहुल जी को मजाक की तरफ घुमा देते हैं। ये चीजें जो है मजाक का खेज बात है। गंभीर हो गए लोग और ये चीजें देखी जाएंगी। आज उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, रोजाना गैंग रेप हो रहा है, लूट हो रही है, फिरौती हो रही है, अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। लोग खुलेआम कह रहे हैं जंगल राज कायम हो चुका है। ठीक है, जवाब ले लें खेरा साहब का। आपने कुछ मौजूद सवाल उठाए हैं, मोहित साहब आपने कुछ अच्छे सवाल उठाए, उनका जवाब ले लेते हैं। खेरा साहब जी बता रहा है कि रोजाना उत्तर प्रदेश में दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से अपराधीकरण हो रहा है, ठीक है, और उस पर कोई कंट्रोल नहीं। ठीक है खेरा साहब, जो सीपी सिंह साहब राष्ट्रीय मुद्दे बता रहे थे, राम मंदिर 370, ये तो ठीक है, लेकिन जो चाइना ने जो इंक्रोचमेंट किया है, चाइना का जो मामला है वो तो फंस गया ना आपका। तो मैं कह रहा हूँ कभी तो सच बोले कांग्रेस पार्टी, कभी तो सच बोले जीवन में। क्या कह रहे हैं ये? अगर आप चाइना के मामले में गलत बोल रहे हैं, आप मैं आपसे निवेदन करता हूँ, 1 मिनट मुझे जवाब देने दीजिएगा। आपने जो बोला है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जिस पार्टी की सरकार में सारी की सारी बॉर्डर अरुणाचल से लेके लद्दाख तक चाइना ने कब्जा में कर ली, और उसके बाद कांग्रेस की इतनी सरकार है उसकी 1 इंच छुड़ा नहीं पाई। मैं पंडित नेहरू जी का नाम नहीं लेता हूं क्योंकि अब वो हैं भी नहीं और आदरणीय प्रधानमंत्री रहे हैं, एनीवे, लेकिन ये हुआ है और ऐसा हुआ है। और जब आपके पिछले 10 साल में कांग्रेस पुरानी चीजों को कब तक आप देखते रहेंगे भाई? इतिहास बना दिया आपने। भारतीय जनता पार्टी का पहली बार कोई प्रधानमंत्री हुआ। अगर मैं इतिहास की बात करने बैठ जाऊंगा तो घंटों चर्चा हो जाएगी। मैंने बात नहीं की, मैंने कहा ऐसा हुआ था, एक लाइन में बोला है सिर्फ। लेकिन आगे बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार थी, आर्मी रो रो के मांगती रही, मुझे 50,000, 1.5 लाख, 1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट दे दो। इन्होंने एक जैकेट नहीं, 10 साल तक उनको मारा और सताया, इस तरह से मरवाया। दूसरे मोदी जी ने आके तुरंत उनको दी 1.5 लाख जैकेट बुलेट प्रूफ। दूसरी बात, 10 साल तक 20 बार फाइल यहाँ से वहां हुई, एक राफेल खरीद नहीं पाए। और ये बात कर रहे हैं डिफेंस की। जनता ये देखती नहीं है। आप बोलना, अभी बोलना, मैं कंप्लीट करूंगा तो आप बोल दीजिएगा, खूब बोलिएगा। अच्छा ठीक है जी, एक आखिरी कमेंट सबका लेना है, उस पर ले लेता हूँ। ये बता दीजिए, सीपी सिंह साहब का रुख करता हूँ। सीपी सिंह साहब, ये जो उत्तर प्रदेश की तो बात हो ही नहीं पाई। उत्तर प्रदेश में क्राइम की बात जो कर रहे हैं वो भी एक लाइन में स्पष्ट कर लें। संख्या पर मत जाइए जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं। जब सपा की सरकार में रजिस्टर्ड ही नहीं होते थे, अब रजिस्टर्ड होते हैं तो संख्या तो बढ़ेगी। ये ठीक है, ये ठीक है सीपी सिंह साहब, ठीक है। अभी भदोई में डूब गई महिला बेचारी, उसी को रोक बना दिया। एक चीज पर और बहुत महत्वपूर्ण चीज पर डिस्कस करना है सीपी सिंह साहब। ये जो छोटे छोटे दल हैं, इनका क्या, निषाद पार्टी, सुभाषपा, शिवपाल की प्रसपा या रावण की पार्टी, इनका क्या रोल रहेगा? क्या ये एक दूसरे में मर्ज होंगे या कैसा रोल प्ले करेंगे? ये जो है प्रयास यही करेंगे कहीं जो है 1 आध सीट मिल जाए जो है लोगों किसी पार्टी से, तो मर्ज ही होंगे। और इनका कोई बहुत रोल नहीं होगा, वो नदी वाला ही रोल रहेगा। एक क्षेत्र विशेष में हो सकता है कहीं पर किसी समुदाय के लोग हों और वहां पर 1 आध सीट कहीं ले आए, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है कहीं ये लोग जो है चुनाव जीतेंगे, ऐसा नहीं हमें लगता है। क्या शिवपाल, ये बात आ रही है सामने, शिवपाल जी लगातार कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी में जाएंगे, मतलब मिल के चुनाव लड़ेंगे।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैंने शुरू में इस बात को कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीधे कहा गठबंधन नहीं होगा, एडजस्टमेंट होंगे, और पार्टी उस लाइन पर विचार भी कर रही है कि जहां पर जहां जरूरत होगी उनको उनके साथ एडजस्टमेंट भी किया जाएगा। हमें पूरा भरोसा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से साख खो रही है, माननीय अखिलेश जी दोबारा सरकार बनाएंगे 2022 में। मतलब आप एडजस्टमेंट करेंगे शिवपाल के साथ में और दोनों मिल करके चुनाव लड़ेंगे। जी। बाकी की छोटी पार्टियों के साथ में क्या करेंगे? एडजस्टमेंट में वो दूसरे दल भी शामिल हैं। माननीय शिवपाल जी की भी बात है और दूसरे छोटे दल है उनकी भी बात है, सुभाषपा और तमाम जो दल हैं, जो वो जिस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस हिसाब से जो उचित समझेंगे वो फैसला लेंगे। लेकिन ठीक है। मोहित अहमद साहब, क्या करेंगे आप? क्या लगता है कितनी सीटें मिलेंगी आपको 2022 में? चैनल में जो लोग बैठे हैं, मैं तो कह रहा हूँ आंख में पट्टी बांध करके बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चाइना ने कहीं घुसा ही नहीं है, और वो सन 62 का हवाला दे रहे हैं। वो छोड़ दीजिए सर, बता दीजिए कितना स्कोर करेंगे इस बार? परिप्रेक्ष्य को सोचने के लिए और देश के हित में जनता आ जाएगी, उस दिन सिर्फ कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी का नाम लेवा नहीं रहेगा, क्योंकि अब जब है तो हमको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचना पड़ेगा, क्योंकि देश की आर्थिक नीति को देखना पड़ेगा, अपनी सीमाओं को देखना पड़ेगा, अपने जो ढांचा है हमारा डेवलपमेंट का उसको देखना पड़ेगा। सब लूट रहा है तो उसको हम लुटने नहीं देंगे। ये तो देश की जनता कभी न कभी आंख खोल करके देखेगी। लोग भारतीय जनता पार्टी को ही देख रहे हैं। ठीक है, खेरा साहब क्या कहेंगे आप? कितनी सीटें मिलेंगी इस बार? 351 के पार की 400 के पार? सर्वे हुआ था 10 दिन पहले इंडिया टुडे का, उसमें 11 सीटें और बढ़ा के लोकसभा में दे दी उन्होंने। अभी हुआ 10 दिन पहले, मैंने थोड़ी नहीं किया है सर्वे। अब आप समझ लीजिएगा इससे। आप जो कह रहे थे 3 राष्ट्रीय मुद्दे, ये हमारे लिए बहुत हैं, काफी हैं। तो 400 साल की समस्या, राम मंदिर निपट गई इनके सामने। कांग्रेस ने विरोध किया, सिब्बल ने विरोध किया, कपिल सिब्बल ने कहा जल्दी मत सुनवाई करो। सारी तो कोशिशें कर रही इन लोगों ने। राम मंदिर बनेगा तो मैं सुसाइड कर लूंगा, और कैसी होती कांग्रेस का विरोध? इन्होंने इतना दम से पूरा विरोध कर लिया। आपने कांग्रेस पार्टी में जितना विरोध था दम से कर लिया, फिर भी मंदिर बना। 400 साल की समस्या सुलटा दी हमने 1 मिनट के अंदर। मुसलमानों महिला को न्याय दिलवा दिया। राष्ट्रीय मुद्दों पे तो बात करने का चेहरा ही नहीं आपके पास। राष्ट्रीय मुद्दों पे तो है ही नहीं बात, चेहरा कांग्रेस के पास तो है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कांग्रेस कहना चाहते हैं, अरे सुप्रीम कोर्ट के आपके पास ना मुद्दा है, ना काम किया, ना नेतृत्व है। नेतृत्व आपके पास नहीं, काम आपने किया नहीं। खेरा साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहित साहब हमारे पास समय इतना था, बहुत शुक्रिया। सीपी सिंह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और शशांक जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। चलते चलते हम आपको बता दें कि सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं कि 2022 में तो सरकार उन्हीं की बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि अभी जो 10 दिन पहले सर्वे हुए उसमें 10 सीटें लोकसभा की बढ़कर के और मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो 325 सीटें मिली थी उसमें और इजाफा होगा, यानी कि 350 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है। सपा दावा कर रही है कि सरकार उन्हीं की बनेगी, अखिलेश और शिवपाल में एडजस्टमेंट होगा। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रीय मुद्दे हावी होंगे और जनता उनकी ओर रुख कर रही है। लेकिन जो सीपी सिंह साहब है वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी समाजवादी पार्टी एक दूसरे उसमें आ सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बरकरार है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।